नमस्कार। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें और शक्ल सूरत माता पिता से बच्चों में कैसे चली जाती हैं? आज हम ठीक उसी तकनीक को समझने वाले हैं जिसका इस्तेमाल ग्रेगर मेंडल ने इस बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए किया था। और ये सब कुछ एक साधारण से मटर के पौधे से शुरू हुआ। तो हमारी कहानी का हीरो कौन है? ये है ग्रेगर मेंडल, 19वीं सदी के एक पादरी जिन्होंने अपने छोटे से बगीचे में कुछ ऐसे प्रयोग किए जिनसे आधुनिक जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी की पूरी नींव रखी गई। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम मेंडल के उस बड़े सवाल से शुरू करेंगे जिसने उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरित किया। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, और फिर हम उस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब से उन्होंने क्या ज़बरदस्त खोज की। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि मेंडल असल में किस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। उस समय विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेली यही थी कि आखिर ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं। क्या वो बस आपस में घुल मिल जाते हैं या फिर इसका कोई नियम है? मेंडल इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। वो सिर्फ देखना नहीं चाहते थे, बल्कि वो हर एक पीढ़ी का हिसाब किताब रखकर एक पैटर्न, एक नियम खोजना चाहते थे। अब देखिए, किसी भी महान प्रयोग के लिए आपको सही सब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि मेंडल ने अपने काम के लिए किसे चुना। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया में इतने सारे पौधे थे, फिर मेंडल ने इस मामूली से मटर के पौधे को ही क्यों चुना? यही वो चाबी थी जिसने आनुवंशिकी के बंद दरवाजे को खोला। और इसका जवाब ये है कि मटर का पौधा कई वजहों से बिल्कुल परफेक्ट था। सोचिए, इसके गुण इतने साफ साफ दिखते थे, या तो लंबा या बौना, कोई बीच का नहीं। ये अपने आप परागण करता था, जिसका मतलब था कि मेंडल बाहरी मिलावट को रोक सकते थे। और सबसे जरूरी बात, वो इसका परागण खुद कंट्रोल कर सकते थे। ऊपर से इसे उगाना भी आसान था और इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, जिससे वो जल्दी जल्दी नतीजे देख सकते थे। और जब बात सच में कमाल की थी, वो थे ये 7 गुण। मेंडल ने 7 ऐसे गुण चुने जो हमेशा जोड़ों में आते थे। जैसे तने की ऊंचाई या तो लंबी होगी या बौनी, फूल का रंग या तो बैंगनी होगा या सफेद। इन बिल्कुल साफ हाँ या ना वाले लक्षणों की वजह से ही वो अपने नतीजों को आसानी से गिन पाए और उनका विश्लेषण कर पाए, जो उनके प्रयोगों के लिए सबसे जरूरी था। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। अपने प्रयोगों को सही ढंग से करने के लिए मेंडल को प्रकृति का काम अपने हाथ में लेना पड़ा और खुद एक परागणकर्ता बनना पड़ा। ये पूरी प्रक्रिया 4 मुख्य चरणों में होती है। सही फूल चुनना, फिर विपुंसन यानी नर भागों को हटाना, उसके बाद परागण और आखिर में बैगिंग और टैगिंग। चलिए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है विपुंसन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है फूल के नर हिस्सों को यानी परागकोशों को हटा देना, ताकि पौधा खुद को फर्टिलाइज न कर सके। ये कंट्रोल का पहला लेवल था। सब कुछ सही समय पर करने से शुरू होता है। मेंडल एक ऐसी कली चुनते थे जो अभी पूरी तरह से खिली नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि उसके परागकण अभी तक पके नहीं हैं। इसके बाद आता था एक बहुत ही नाजुक काम। चिमटी का इस्तेमाल करके कली को बहुत धीरे से खोला जाता और उसके परागकोशों को हटा दिया जाता। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता कि फूल के मादा हिस्से को कोई नुकसान न पहुंचे। एक बार जब मादा फूल पूरी तरह से तैयार हो जाता, तो अगला कदम था परागण। अब मेंडल अपनी पसंद के नर पौधे से पराग लाते थे ताकि क्रॉस करा सकें। और ये तरीका बहुत ही शानदार था। मेंडल असल में एक पके हुए नर फूल को एक पेंट ब्रश की तरह इस्तेमाल करते थे। वो उसके पराग को सीधे तैयार किए गए मादा फूल के वर्तिकाग्र पर लगा देते थे। बिल्कुल सटीक कंट्रोल्ड क्रॉस। और आखिर में 2 जरूरी सुरक्षा उपाय। फूल को एक छोटे से बैग से ढक दिया जाता था ताकि हवा से कोई दूसरा पराग उस पर ना आ जाए, और फिर उस पर एक टैग लगा दिया जाता था। देखिए, मेंडल की सफलता का राज सिर्फ उनके प्रयोग नहीं थे, बल्कि उनका हर चीज का हिसाब रखना भी था। हर एक क्रॉस पर टैग लगाया जाता था जिसमें पूरी जानकारी होती थी। कौन से माता पिता हैं, किस तारीख को क्रॉस किया गया। यही असली वैज्ञानिक सटीकता थी। तो इस पूरी मेहनत और सटीक प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक सफल परागण के बाद फूल का अंडाशय धीरे धीरे एक मटर की फली में बदलने लगता है, और इस फली के अंदर होते हैं अगली पीढ़ी के बीज, वो हाइब्रिड बीज जिनमें दोनों माता पिता के गुण मौजूद होते हैं।
और यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है जब मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी और एक शुद्ध सफेद फूल वाले पौधे का क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सभी पौधों पर सिर्फ और सिर्फ बैंगनी फूल खिले, हर एक पौधे पर। तो फिर सफेद रंग का गुण कहाँ चला गया? ऐसा लगा जैसे वो गायब ही हो गया हो। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि मेंडल ने इन चौंकाने वाले नतीजों से क्या अद्भुत निष्कर्ष निकाले। तो इसका राज क्या था? मेंडल ने महसूस किया कि कुछ गुण प्रभावी यानी डोमिनेंट होते हैं, जैसे बैंगनी रंग, जो अगर मौजूद हैं तो दिखाई देंगे ही, और कुछ गुण अप्रभावी यानी रिसेसिव होते हैं, जैसे सफेद रंग, जो छिप सकते हैं। यही वजह थी कि पहली पीढ़ी में सफेद फूल नहीं दिखे। वो गुण गायब नहीं हुआ था, बस प्रभावी बैंगनी रंग के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब मेंडल ने उस F1 पीढ़ी को खुद से परागण करने दिया। और पता है क्या हुआ? दूसरी पीढ़ी में वो छिपा हुआ सफेद गुण फिर से सामने आ गया, और ऐसा नहीं कि बस यूं ही आ गया, बल्कि एक बिल्कुल सटीक गणितीय अनुपात में आया। हर 3 बैंगनी फूलों के लिए एक सफेद फूल। ये 3:1 का अनुपात आनुवंशिकी का पहला नियम था। एक शानदार खोज। जरा सोच कर देखिए, मेंडल ने सिर्फ एक बगीचा, कुछ औजारों और एक नोटबुक की मदद से आनुवांशिकता के नियम खोज निकाले। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज हमारे चारों ओर ऐसी कौन सी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जो शायद अगली बड़ी वैज्ञानिक खोज का दरवाजा खोल सकती हैं।